नमस्कार। आज मेरे पास एक पुस्तक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतिम अध्याय। ये एक उपन्यास है। गुजराती साहित्य अकादमी के जो महामात्र है, प्रमुख है विष्णु पंड्या, उन्होंने ये उपन्यास लिखी है। और ये अभी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती चल रही है। इस उपलक्ष्य में ये पुस्तक अत्यंत प्रस्तुत है। ऐसे तो हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो सब लोग जानते हैं। और उन्होंने एक सूत्र भी दिया था, दिल ही चलो, चलो दिल ही। इसी तरह से हम सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। लेकिन ये उपन्यास में ऐसी कई बातें आलेखित की गई है कि अगर हम ये पढ़े तो हमें पता चलेगा कि हम तो कुछ जानते नहीं है। मैं एक आपको सवाल करता हूं, अगर हमसे कोई पूछे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम बिना हिचकिचाए बोल देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमारा स्वतंत्र दिन कौन सा है, तो भी हम कह देंगे 15वीं अगस्त। लेकिन जब आप ये उपन्यास पढ़ोगे तब पता चलेगा कि 15 अगस्त 1947 जो है वो स्वतंत्रता दिवस नहीं है, वो तो सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर था। हमारे कोई डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं लिखा गया है कि यहां हम स्वतंत्र हुए। दूसरी बात, किसी को भी मालूम नहीं है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि हम तो ऐसा जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस तो 18वीं अगस्त 45 में 45 में वो तो एक विमान अकस्मात में अवसान, वो उनका देहांत हो गया था। लेकिन ये पुस्तक कई अलग बात करता है। इसमें क्या है कि सुभाष चंद्र बोस गांधी जी वाली जो अभिगम था, सत्य अहिंसा सत्याग्रह से भारत को आजाद कराए, उसमें नहीं मानते थे। उनकी दृढ़ प्रतीति थी कि कोई बाह्य शक्ति, कोई देश, सैन्य शक्ति ब्रिटिश एम्पायर को भयभीत करेगा तभी ये लोग हमें आजादी देंगे। ये सत्य अहिंसा से आजादी मिलने वाली नहीं है, ये उनकी दृढ़ प्रतीति थी। तो ये किताब शुरू हो, इसमें 28 प्रकरण है, 370 पृष्ठ है। इसमें आरंभ होता है सुभाष चंद्र बोस और एक जर्मन लेफ्टिनेंट था, उसका नाम है सीदेई। ये दोनों लोग स्टालिन की साइबेरिया में एक लश्करी वो वसाहत थी जिसको कैंप बोलते हैं, वहां दोनों मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। ये उपन्यास के करीबन 18 प्रकरण ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सीदेई दोनों की बातचीत के रूप में है। ऐसे तो उपन्यास में ऐसा बोला जाता है कि प्रथम पुरुष का कथन केंद्र हो सकता है और सर्वज्ञ पुरुष का हो सकता है। मैं उपन्यास लेखक की तरफ से आलेखित कर सकता हूं और उपन्यास का कोई पात्र है वो अपनी बात कर सकता है, वो प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो ये नवलकथा ये लेखक की ओर से आलेखित की गई है। सुभाष चंद्र बोस और सीदेई दोनों बातचीत करते हैं और बातचीत में वो फ्लैशबैक में जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस किस तरह से भारत में से गुप्त वेश में अदृश्य हो जाता है। ऐसे तो सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता में अपने घर में
वो नजर कैद कर लिया गया था और वो वेश परिवर्तन करके वो पहले तो काबुल जाते हैं, काबुल से फिर मॉस्को जाते हैं और बर्लिन तक जाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं 1943 की। और वहां जाकर वो हिटलर को मिलते हैं। ये उपन्यास में फ्लैशबैक में सुभाष चंद्र बोस की कई ऐसी बातें आती है और हिटलर से उनकी जो मुलाकात होती है। हिटलर ने अपनी आत्मकथा लिखी है मैन काम्फ, और मैन काम्फ में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है ये गांधी नेहरू से भारत को आजादी नहीं मिलने वाली, ये सही कारगर उपाय नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने मैन काम्फ में से एक पैराग्राफ जो भारत के बारे में अच्छा रिमार्क नहीं था वो कैंसल करवाया और हिटलर को कन्विंस किया, और हिटलर की मदद से जर्मनी में आजाद हिंद फौज युद्ध कैदियों जो दूसरे विश्व युद्ध के थे उनको एकत्रित करके वहां भारत की आजादी के लिए प्रवृत्तियां शुरू की। बाद में हिटलर ने जापान जाने के लिए नेताजी के लिए सब प्रबंध किया और जर्मनी से दक्षिण अफ्रीका के माडागास्कर उस तक की यात्रा की जिम्मेदारी जर्मनी ने ली और माडागास्कर से जापान जाने की जिम्मेदारी वो जापान ने ली और एक सबमरीन से ये प्रवास हुआ। 4 मास में ये प्रवास हुआ। ये सब बातें ये उपन्यास में बहुत अच्छी तरह से फ्लैशबैक में के रूप में कही गई है। बाद में जापान जाने के बाद क्या करते हैं ये सब बातें ये उपन्यास में है। ऐसे तो हम जानते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई और 21 अक्टूबर 1943 ये है आजाद हिंद सरकार की स्थापना का दिवस। हमें ताज्जुब होगा कि ये कैसा है, हम तो 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री लाल किले के लाहौर गेट की प्राचीर से ध्वजवंदन करते हैं। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होता तो 2018 में 21 अक्टूबर को फिर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर गए थे और वहां से उन्होंने ध्वजवंदन किया था। तो ये जो नई सरकार आई है, नई विचारधारा है, ये विचारधारा नेताजी के जो भारत के स्वातंत्र संग्राम में जो उनका अर्पण था, उनका प्रदान था, उनको स्वीकारते हैं और वो अपनी ओर से उसको ये भारत की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो ये बात है। और बाद में 22 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने विश्व के इतिहास में पहली बार महिलाओं का एक सैन्य गठन किया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, और उनकी जो कैप्टन थी वो लक्ष्मी सहगल थी। और 23 अक्टूबर को उन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका के सामने युद्ध घोषित किया। ये आजाद हिंद सरकार थी, वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका अपनी बैंक करेंसी थी, उनका अपना ये प्रधानमंडल था, सब कुछ था और दुनिया के 11 देशों ने उन्हें मान्यता भी दी थी। और ये मान्यता देने वाले देशों में जापान, जर्मनी, इटली ऐसे देश थे, फिलीपींस, सिंगापुर ऐसे देश थे, 11 देश थे। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री, अलबत्त वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस थे, ये किसी को मालूम नहीं है। ये उपन्यास का आरंभ साइबेरिया की एक कैंप में होता है और सिर्फ 1 मास का समय है। उसमें तो सुभाष चंद्र बोस, रसिया का उस समय वो सरमुख हत्यार था स्टैलिन को एक पत्र लिखते हैं और स्टैलिन से वो भारत के आजादी के संग्राम में उनकी सहायता मांगते हैं।
सुभाष चंद्र बोस का वर्ल्ड पॉलिटिक्स का इतना साउंड नॉलेज था, उनकी एनालिसिस ऐसी थी, उनको पहले से पता चल जाता था। वो जानते थे कि अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ रसिया है, लेकिन रसिया और इंग्लैंड, ब्रिटेन ये कभी नेचुरल फ्रेंड नहीं हो सकते। तो स्टालिन के साथ मुलाकात के लिए खत लिखते हैं। वहां तक ये उपन्यास के 18 प्रकरण होते हैं। बाद में स्टालिन के साथ मुलाकात, ये उपन्यास में 3 मुलाकात बहुत अच्छी है, मर्मस्पर्शी है। एक मुलाकात है हिटलर के साथ, दूसरी मुलाकात है ये स्टालिन के साथ, और तीसरी एक स्वतंत्र सेनानी है गोगा जिसका नाम है, उसके साथ 3 मुलाकात है। तो स्टालिन से मिलते हैं और स्टालिन उनको सुनता है, लेकिन प्रकट रूप से कुछ कहता नहीं है कि हाँ हम मदद करेंगे। हिटलर तो एक बार आजाद हिंद फौज की जर्मनी में जो ग्रुप था उसमें गया था, और सुभाष चंद्र बोस और हिटलर दोनों ने हमारे सैनिकों को एड्रेस किया था, और मैं तो सिर्फ 10 मिलियन लोगों का फ्यूरर हूं और ये तो पूरे भारत के फ्यूरर है। इस तरह से हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस का सम्मान किया था। स्टालिन ऐसा नहीं करता है। बाद में ये उपन्यास में स्टालिन के मिलने के बाद क्या हुआ वहां रहस्य हो जाता है, कुछ कहा नहीं गया। 3-4 शक्यताएं बताई गई है। सुभाष चंद्र बोस वो स्टालिन के जो कैंप थे वहां मारे गए, एक शक्यता। दूसरी शक्यता, स्टालिन ने ब्रिटेन को हैंडओवर कर दिया, यह दूसरी शक्यता। तीसरी शक्यता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुप्त वेश में मंचूरिया होकर भारत आए। चौथी शक्यता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताशकंद में ही थे, रसिया में थे, और जब लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद मंत्रणा के लिए ताशकंद गए थे, उनको मिले थे और उनको भारत लाने की ये कुछ सिस्टम, कुछ योजना भी बनाई गई थी। लेकिन हम जानते हैं कि शास्त्री जी का शंकास्पद स्थिति में वहां देहांत हो गया था और ये बात प्रकट नहीं हुई। 5वीं शक्यता, एक सौलवारी बाबा है, वो सुभाष चंद्र बोस थे। और 6ठी शक्यता, एक गुमनामी बाबा है। गुमनामी बाबा वो ही सुभाष चंद्र बोस है। ये थ्योरी को प्रस्थापित करने में अभी ये सोशल मीडिया, खास तौर पर अनुज धर वगैरह है, वो सब काम कर रहे हैं। तो ये ओपन एंडेड उपन्यास है। इसमें 6 शक्यताएं बताई गई है और सरकार की ओर से अलग अलग समय पर एक खोसला कमीशन आया था, एक शाहनवाज कमीशन आया था, बाद में 90 के बाद एक मुखर्जी कमीशन आया था। लेकिन तीनों कमीशन ये कांग्रेस सरकार के समय पर थे और तीनों का जो फाइंडिंग था, ये फाइंडिंग संदिग्ध है। तो इसमें ये सब शक्यताओं दर्शाई गई है। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था उसके बारे में एक और भी बात का संकेत है। इसमें कहा गया है कि भारत महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह की वजह से आजाद हुआ। तो इसमें बताया गया है कि ऐसी गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि आजाद हिंद फौज उन्होंने पूरे भारत में जो एक जन जागृति पैदा कर दी थी, और ब्रिटिश लश्कर था उसमें 90% तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन थे, बहन नहीं भाइयों ही थे। तो ये पूरा ये जागृति का समय था। और आपको पता होगा कि फरवरी 1946 में डोक यार्ड ये विप्लव हुआ था।
नौसेना का विद्रोह हुआ था और पूरे भारत में वो ये प्रसर गया था और इस सब की वजह से भारत आजाद हुआ है। तो ये बुक कई अलग तरीके से हमें नई तरह से सोचने को ये एक तक देती है। और मैं अंत में कहूंगा, इन माई एंड इज माई बिगिनिंग। आप सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो और गुमनामी बाबा ये दोनों फिल्म अवश्य देखें तो इसकी कड़ियां जुड़ जाएगी। जय हिंद।